बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 24 है जो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये जो मैं नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स आपके हैंड आउट से डिफरेंट है। चीज़ें वही हैं लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी लिखा हुआ है। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी नोट्स हासिल कर सकते हैं और मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस से क्या मुराद है? मतलब कि आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो आप उसकी डायमेंशन बता सकते हैं कि वो किस डायमेंशन में है। कहते हैं द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी इज द कोऑर्डिनलिटी आर द नंबर ऑफ वेक्टर इन द बेसिस बी ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। डायमेंशन असल में किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेस के अंदर वेक्टर्स होते हैं ना, वो ही बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन किस तरफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसको मैंने वी कह दिया, जस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पर एक आपने बेस ले ली बी। अब इसके अंदर 1 2 3 4 वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर स्पेस होगी ना, ये वाली वेक्टर स्पेस, ये 4 डायमेंशन में जाएगी, R4 में जाएगी। कौन से? R4 में जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। थ्योरम है, नीचे आ जाते हैं। थ्योरम है हमारे पास, कहता है इफ वेक्टर स्पेस इज if vector space has a base b1 up to bn, then any set of v containing more than n vector must be linearly independent। ये 2-3 थ्योरम है जो कि आपको एग्जांपल्स में से जाके ज़्यादा क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ कि कहता है कि जी अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है और उसकी बेस है, then any set in V containing more than n vector must be linearly independent। अब आपने एक बेस तो सिलेक्ट कर ली है, अब आप उसी वेक्टर स्पेस V के अंदर से एक वेक्टर X ले लेते हो, ठीक है ना, एक पोर्शन या एक वेक्टर X ले लेते हो, तो उसके अंदर जो n वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा थ्योरम है, वो कहता है वेक्टर स्पेस V हैज द बेसिस ऑफ n वेक्टर, then the every base of V must consist of exactly n वेक्टर। वही बात कि एक वेक्टर स्पेस की एक बेस है और उसमें n वेक्टर हैं, तो देन एवरी बेस ऑफ V, आपने अगर एक बेस ली, अगर आप एक से ज़्यादा बेस लेना चाहते हो उसकी, मिसाल के तौर पर इसको मैं यूँ समझा देता हूँ आपको कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी आपने एक यहाँ पर बेस ले ली, एक यहाँ पे बेस बना ली, एक यहाँ पर बना ली, तो इनके अंदर n वेक्टर्स जो हैं वो n वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। आगे आ जाता है जी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का हर बंदे को पता है कि जी फाइनाइट वो होता है जिसमें गिनी जा सके चीज़ें, और इनफाइनाइट जो कि लामहदूद होती हैं, जिनकी हद ही नहीं होती। इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी स्पैंड का मतलब होता है बनना। अगर आपकी कोई वेक्टर स्पेस बनी है बाय अ फाइनाइट सेट की मदद से, तो देन V इज सेट टू बी अ फाइनाइट डायमेंशनल एंड द डायमेंशन ऑफ V इज रिटन एज डिम V कह लो या डायमेंशन V कह लो। इसी तरह ही अगर आपकी कोई स्पेस जो है वो इनफाइनाइट सेट से बनी होती है, ठीक है, तो आप उसको इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। नोट द डायमेंशन ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड टू बी जीरो। अगर कोई भी आपके पास वेक्टर ज़ीरो है और उसकी डायमेंशन कहा जाता है तो वो ज़ीरो ही होगी, ठीक है।
एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन अ बेसिस। हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस वेक्टर स्पेस जो है ना वो उसकी कोई ना कोई बेसिस होती हैं। एग्जाम्पल है, ज़रा इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा तो आपके पास आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में वो कहता है द n डायमेंशनल सेट ऑफ अ रियल नंबर आर एन। अब इनमें से आपको वो बता रहा है कि कौन कौन से सेट जो हैं वो डायमेंशन जाहिर करते हैं और कौन कौन से नहीं जाहिर करते हैं। तो आर एन जो है ये भी डायमेंशन जाहिर करता है, पी एन जो है इसमें भी डायमेंशन होती है, और एम कैपिटल एम क्रॉस एन इसमें भी डायमेंशंस होती हैं। अब आगे इसका फॉर्मूला भी आएगा, एम क्रॉस एम एन और आर एन और पी एन, ये सारा आपको पता लगेगा। अच्छा जी, हाउएवर द वेक्टर स्पेस एफ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि ये इनफाइनाइट होते हैं, डायमेंशन स्पेस है, सी की भी इनफाइनाइट और सी एम की भी इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस। एग्जाम्पल 2 है, एनी पेयर ऑफ नॉन पैरेलल वेक्टर ए बी इन द एक्स प्लेन विच आर नेसेसरली linearly independent can be regarded on the basis of the subspace of R2 in the particular set of unit vector ij form the basis of R2। मतलब कि अगर आपके पास कोई स्पेस R2 है तो उसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो आई जे होंगे। अगर आपके पास स्पेस आ जाती है R3 तो उसमें आई जे के होंगे। ठीक है, यहाँ पर यही बताया कि n जो है वो हमारे पास, यहाँ पर r के ऊपर 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे r के ऊपर n भी तो लिखा होता है ना, आर एन कहते नहीं हम, ये यहाँ पर हमने ये आर एन जो है ना ये n ऊपर है, इसका n नीचे है, तो यहाँ पर r की पावर n होता है ना, तो जब n होता है तो जितनी पावर होगी उतने ही वेक्टर्स होंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा सा आगे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि वो कहता है एनी सेट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी इन ऑर्डिनरी स्पेस विच विल बी नेसेसरली लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैन द वेक्टर स्पेस R3। आपके पास कोई भी वेक्टर्स ए बी सी हैं तो वो R3 से बिलोंग करेंगे। देयर फॉर द सेट ऑफ सच वेक्टर्स फॉर्म बेसिस ऑफ R3। जब R3 आएगा तो R की पावर 3 है तो 3 डायमेंशन में वो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह ही कहता है द सेट ऑफ वेक्टर्स E1 E2 En वेयर E1 जो है वो हमारे पास 1 0 0 0 है, E2 जो है वो 0 1 0 0 है, E3 जो है वो 0 0 1 0 0 है, और En जो है वो दिस है, एंड पे 1 आता है। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट मोर ओवर एनी वेक्टर्स x। अच्छा, यहाँ पर वो आपको एक चीज़ बता रहा है कि आपने वेक्टर्स को फाइंड आउट कैसे करना है। तो हमारे पास ये वाला जो है ना, ये चीज़, ये रिलेशन जो है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। ये ई जितने भी हैं इनको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 वेक्टर है तो आपने 3 तक जाना है, तो x 3 तक जाएंगे तो E3 आएगा आपके पास। ठीक है, तो फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर एन, इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन। इनको ये जो ई लिखे हुए हैं ना, ये स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन है। ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यूज कि स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर एन कौन सी है, तो आपने ये वाला सेट जो है ये बताने हैं। आगे आ जाते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है बी पार्ट में, the set B this form a basis of basis for the vector space Pn। Pn मतलब polynomial of degree less than equal to n। It is called the standard basis of with dimension Pn कौन सी है dimension है n+1। अब इसको n+1 कहा जाता है। ये आपको वो तरीका बता रहा है कि आपके पास अगर पोलिनोमियल आती है और उसकी n डिग्री होती है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, जैसे कि ये U1 U2 U3 एंड U4 है,
ये 2x2 के मैट्रिक्स हैं। तो इनका अगर आपने फाइंड करना है कि जी इसका जो डायमेंशन है वो कैसे है, तो आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जो m के नीचे 2 लिखा हुआ है इसको आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मतलब डायमेंशन ऑफ आर एन जो है वो n डायमेंशन होती है, मतलब r की पावर जितनी होगी उतनी डायमेंशन होंगी। इसी तरह डायमेंशन ऑफ पी एन मतलब पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है उसमें एक ऐड कर दोगे तो आपके पास वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी, मतलब कि वो डायमेंशन उतनी बन जाएंगी। इसी तरह ही डायमेंशन ऑफ m इंटू m बेसिस m क्रॉस n जो है वो आपने स्मॉल m n को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास उसकी बेसिस बनेगी। चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखें एक एग्जांपल है, वो कहता है कि जी लेट W बी द सब स्पेस ऑफ द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस डिफाइंड एज W इज इक्वल टू ए बी सी डी और रेशो है 2a माइनस बी प्लस 3c प्लस डी इक्वल टू 0। डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ W। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से d की वैल्यू को हासिल करने के लिए बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा है हमने। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, कहाँ गया, ये है जी, यहाँ पे आ गया। हाँ यही है। ए हमारे पास क्या है जी, ए बी सी डी सब्स्टिट्यूटिंग करना है। अब हमने क्या, डी की जगह पर डी की वैल्यू रख देनी है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि ए को हमने इक्वल कर दिया, इन सबको अलग अलग करके हमने लिख दिया। मतलब कि ए वाले मैट्रिक्स में ए वाली वैल्यूज़ लिख दी, बी वाले में बी वाली और सी वाले में सी वाली वैल्यूज़ लिख दी हैं। डी तो हमारे पास नहीं है ना, डी की जगह पर हमने वैल्यू पुट करके उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब आपके पास ए जो है वो दिस आ जाएगा। अगर आप यहाँ से ए को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास यहाँ पे ए ही यही बचेगा ना। इस मैट्रिक्स में से अगर आप ए कॉमन ले लेते हो ये मैट्रिक्स बचेगा। इधर से अगर आप बी ले लेते हो बी ये बचेगा, और सी ले लेते हो यहाँ से तो आपके पास ये सी वाला मैट्रिक्स बच जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया जी, ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल A1 प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल A2 प्लस स्मॉल सी इंटू कैपिटल A3। तो आपके पास जो है A1 जो है वो आपके पास दिस, A2 दिस एंड A3 दिस। तो आपके पास ओवरऑल ए क्या बनेगा जी, इन सबको मैट्रिसेस को जमा करोगे। ठीक है ना, A1 A2 और A3 को आपने ऐड किया और आपने बता दिया कि जी ये स्पैन कर रहा है। ये थोड़ी सी आगे एग्जांपल है, इसको आप खुद देख लें। अच्छा, अब आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, ये लेक्चर नंबर 23 का में एग्जाम्पल नंबर जो 10 है ना उसके हिसाब से सॉल्व करनी है और इसकी बेस H2 बनेगी। सॉरी बेस कह रहा हूँ, इसका जो डायमेंशन है ना वो 2 बनेगी। इसको आप खुद देखिएगा। आगे चलता हूँ लेकर, आगे एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। सब स्पेस आपके पास कौन सी है, ये वाली है। आपने क्या किया कि आपने इन वेक्टर्स में से ए बी सी डी को सेपरेट कर लिया। अब सबसे पहली रो में से आपने क्या करना है, ए वाले जो भी होंगे उनको 1 कर देना और ए के बगैर जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 ए है और 5 ए है, तो बाकी किसी में ए नहीं है तो इनको 0 कर दिया। इसी तरह प्लस बी देखने हैं अब किस किस में बी आ रहा है, तो बी यहाँ पर -3 आ रहा है। ठीक है ना, तो उसके अलावा यहाँ पर बी आ रहा है 1, तो आपने इनको 1 कर दिया, ये इनकी वैल्यू लिख दी और बाकी को 0 कर दिया। इसी तरह सी और डी लिख लिया। अब आपके पास 4 किस्म के वेक्टर्स आ गए हैं। कौन कौन से, ये V1 है ए वाला, V2 है बी वाला, और V3 है सी वाला, और V4 है डी वाला। ठीक हो गया। अब आपने ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा पिछले प्रीवियस जो आपने थ्योरम्स वगैरह पढ़े हैं ना उनको भी यूज करना पड़ेगा। कहता है क्लियरली V1 नॉट इक्वल टू 0, V2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ V1।
मतलब कि अगर आप V1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो V2 हासिल नहीं होता, बट V3 इज द मल्टीपल ऑफ V2। लेकिन जो V3 है ये मल्टीपल ऑफ V2 है। अगर आप V2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ही वो कह रहा है बाय द स्पैनिंग सेट थ्योरम we may discard V3 and still have a set of span H. Finally, V4 is not linearly combination of V1 and V2. So V1, V2, V4 are linearly dependent, hence the base of 3 dimension। अब जरा इसको समझें, मैं समझाता हूं आपको, इसको जरा गौर करना है आपने। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो उसने हमें एक स्पेस दे दी ये वाली, ठीक है, वो वेक्टर दे दिए। अब हमने इसमें से वेक्टर्स को निकालना है। वेक्टर्स को निकालने के लिए हमने देखा कि हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। मतलब हमने 4 जो है ना वो कांस्टेंट जो है वो रख लिए, ए बी सी और डी रख ली। अब हमने क्या किया कि देखना है अपने मैट्रिक्स के अंदर कि जहां पर ए है वहां पर ए की वैल्यू लिख देनी है और बाकियों को 0 कर देना है। तो ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट रो में, इस वाली में यहाँ पर है ए की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। उसके बाद -3 बी है, मतलब बी तो हमने नहीं ना लिखना यहाँ पर ए के साथ, तो बी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह ही +6 सी है तो सी भी नहीं लिखना, तो ये सी वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा? 1 ही आएगा ना। तो ये 1 जो है ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह करके ये आपने बाकियों को भी करना है। अब आपके पास 4 वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले 4 वेक्टर्स अब आपके पास आ गए। स्पैनिंग सेट का एक थ्योरम हमने पीछे पढ़ा था, उस थ्योरम के मुताबिक ये था कि अगर कोई सेट जो है आपके पास वेक्टर का वो एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल होते हैं तो हम उसको स्पैन नहीं कहते, मतलब उसको हम स्पैनिंग सेट में से निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपने ये देखना है कि अब इन चारों में से मल्टीपल कौन कौन से किस किस का है। तो आप ज़रा गौर करेंगे कि 1 का मल्टीपल जो है V1 का वो 2 तो नहीं है ना, 2 किसी का भी नहीं। अब अगर आप 2 को और 3 को कंपेयर करते हो तो 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, V2 है। कैसे? अगर आप इसको -2 के साथ मल्टीपल कर देते हो V2 को तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये 6 आएगा, ठीक है ना। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 6 आ गया, बाकी यहाँ पे 0 आ जाएगा। और उसके अलावा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। तो लिहाजा ये वाला जो वेक्टर है ये डिस्कार्ड कर दिया। बाकी आपके पास कितने बच के? 1 2 और 3। तो आपके पास जितने वेक्टर बचे हैं वो ही आपकी डायमेंशन होगी। तो इसलिए उसने कहा जी ये V3 डायमेंशन इसकी H3 है। इसी तरह ही एग्जाम्पल 6 है, द सबस्पेस ऑफ R3 कैन बी क्लासिफाइड बाय वेरियस डायमेंशन एज शोन इन फिगर। 0 डायमेंशन स्पेस जो है उसका जो भी 0 अगर डायमेंशन स्पेस होगी तो the only 0 dimensional subspace of R3 is a 0 space। Dimensional number 1 dimensional space subspace। Dimensional subspace include any subspace spanned by a single non-zero vector। मतलब कि अगर आप 0 डायमेंशन की बात करते हो तो उसमें 0 वेक्टर होगा, अगर आप 1 की बात करते हो तो उसमें 1 वेक्टर होगा सिंगल, अगर आप 2 की बात करते हो तो उसमें 2 वेक्टर्स होंगे और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। ऊपर वाली एग्जांपल में V3 जो है वो V2 पे डिपेंड कर रहा था। इसी तरह 3 डायमेंशन में 3 सब स्पेसिस होंगी और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बेसिस ऑफ नल ए एंड कॉलम ए। अच्छा, इसके लिए आपको उसने एक एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 जो है उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा। ये आपके पास उसने वेक्टर मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहता है नल स्पेस ऑफ ए फाइंड करनी है आपने। इस वेक्टर को आपने सबसे पहले दिस फॉर्म में लिख लिया। नल स्पेस की बात हो रही है ना, तो आपके पास नल वेक्टर 0 0 0 होता है ना, तो आपके पास ये 4 रो है तो 4 ही 0 आएंगे। अब आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है।
जब आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और ये जो 0 0 है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये इक्वल के दूसरी तरफ वाले जो 0 है ना ये वाले हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस लगाने हैं। रॉ ऑपरेशंस लगाकर आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर आना है या एचेलन फॉर्म में ले आना है। जब आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में ले आए हैं, रॉ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में, अब आपने क्या किया कि अब आपने यहाँ से इक्वेशंस ड्राइव की हैं, ठीक हो गया। अब आपने देखा कि नो इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम हैज अ फॉर्म 0 इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो, मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो कि नॉन ज़ीरो के इक्वल हो। जैसे कि हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था 0 इज इक्वल टू 1, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने या उससे पिछले लेक्चर में। तो जब 0 इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये होगा कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो कोई बंदा कि आप कहो कि जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना। देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब है कि जी ये सिस्टम जो है ना ये कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होता तो हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। सिंस द नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन वी विल असाइन सम आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल। अब देखें जरा, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास, वो है 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो आपके पास इक्वेशन कितनी बनी है, 1 2 3 4। जब आपके पास ये सिचुएशन आएगी तो आपने उसको एक अलग से वैल्यू दे देनी है। कौन सी वैल्यू देनी है जी, वो भी नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। लेट्स सी, आप कहते हो कि जी x1 की वैल्यू जो है ना, आप x1 को एक तरफ रख लो और बाकियों को दूसरी तरफ ले जाओ। x2 जो है उसको आपने s कह लिया, इसको आप x2 को आप x2 भी कह सकते हो, ये आपकी मर्जी है। x3 की भी वैल्यू निकल आई, x4 जो है उसकी भी निकल आई और x5 जो है उसकी नहीं निकली वैल्यू, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया कि आपने एक ये देखें, अब आपने x1 x2 x3 x4 लिख लिया और ये सारा जो है इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। जहां जहां पर x2 है वहां पर s लिख दो, जहां पर x5 है वहां पर t लिख दो, तो ये मैट्रिक्स आपके पास बनेगा। अब वही काम किया जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था कि हमने s को कॉमन लिया तो s वालों को 1 कर दिया और t को कॉमन लिया तो t वालों को। अब आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं जी, ये वाले v1 जो है वो ये वाला वेक्टर है, मैं इसको कर दूं आपको, ये वाला वेक्टर जो है ये v1 है और ये वाला वेक्टर जो है ये v2 है। तो अब आपके पास इसकी बेसिस क्या निकली, इसकी नल स्पेस की, नल ए की, वो v1 और v2 बेस निकली है। इसी तरह ही एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने पहले ही रॉ रिड्यूस एचेलन फॉर्म में किया हुआ है। अब आपने इसी एचेलन फॉर्म को यूज़ करना है और यूज़ करके देखना है कि आया आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें सबसे पहले तो आपने देखना है सॉल्यूशन में कि ईच नॉन पिवट कॉलम ऑफ बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट कॉलम। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऐसी रोज जिसके नॉन पिवट एलिमेंट हैं, ऐसे कॉलम जिसमें नॉन पिवट एलिमेंट हैं, वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है पिवट किसी भी पिवट कॉलम का, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि देखें, इनफैक्ट B2 जो है ये हमारे पास ये वेक्टर बन रहा है B2 R4 वाला। अगर हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास B2 निकल आएगा ना, तो आपने इसको स्किप कर देना। इसी तरह B4 पे आ जाओ, ये वाला है जी B, ये वाला है 12, ये B4 है। अगर आप 2 के साथ B1 को मल्टीप्लाई करो और -3B करोगे तो आपके पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा ना। तो अब आपके पास ये भी जो है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो इसलिए ये स्पैनिंग थ्योरम के ज़रिए ये दो वेक्टर्स जो है ना ये डिस्कार्ड हो जाए, दो कॉलम्स जो हैं ये डिस्कार्ड हो जाए, एक तो ये वाला और एक ये वाला।
तो पीछे आपके पास कौन से बचे, ये और ये, तो इनको आपने ऐसे लिख लिया। अब आपने बताना है कि B1 नॉट इक्वल टू 0 है, सो नो वेक्टर इन S इज लीनियर कम्बिनेशन। अब ये आपस में लीनियर कम्बिनेशन नहीं बना रहे एक दूसरे का बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसकी बेस जो होगी वो इसकी डायमेंशन जो होगी वो 3 होगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको देख लीजिएगा आप खुद। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया और था भी बहुत लेंथी, जो कि मैंने आपको समझाना शुरू किया है। अब थ्योरम नंबर 3 है, द पिवट कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर्म अ बेसिस ऑफ कॉलम ए। वही बात जो हमने पीछे लेक्चर में की हुई है, पीछे एग्जांपल्स में की हुई है, कि जब पिवट कॉलम आएगा जिसमें पिवट एलिमेंट एंट्री होगी, वही जो है वो कॉलम ऑफ ए होगा। तो आपने इस एग्जांपल नंबर 10 को भी देख लेना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कॉल करके कह सकते हैं कि सर ये एग्जांपल्स समझाएं। एग्जाम्पल नंबर 11 है। 11 में हमने क्या किया, V1, V2, V3 और V4 को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब हमने क्या किया कि हमने इसको रिड्यूस रॉ एचलन फॉर्म में लेकर गए। तो आपके पास जो है इसकी रिड्यूस रॉ एचलन फॉर्म जो है वो ये निकल आई। हाँ जी, ये वाली एचलन फॉर्म। अब हमने ये क्या किया, द फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ ए आर पिवट कॉलम। देखें, पिवट एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती थी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट किसी रो में एलिमेंट मौजूद है तो उससे अगली रो जो आएगी उसका एलिमेंट जो होगा वो उसके राइट साइड पे होगा, उसके बिल्कुल नीचे नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 आ रहा है पिवट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये जो थर्ड रो है इसमें कोई भी पिवट एलिमेंट नहीं है। तो पिवट कॉलम हिंस फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉलम ए इक्वल टू W, और W हमारे पास क्या है जी, V1 V2, मतलब आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 2 में ही पिवट एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो नोट दैट द रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ ए इज नॉट नीडेड टू ऑर्डर द लोकेट द पिवट कॉलम, ठीक है। अब हमने इसमें पिवट कॉलम जो है वो लोकेट नहीं किए, हमें डायरेक्ट पता लग गया। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये एग्जाम्पल समझ लें, इससे आगे एग्जाम्पल 13 और 14 जो है वो इस तरह की ही है। 14 के बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर दूंगा, लेकिन 13 इसी तरह की। आपको वेक्टर दिए गए हैं ये वाले, ये देखें V1, V2, V3 एंड V4। अब वो कहता है डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ द सबस्पेस ऑफ सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स। नंबर ए है। नंबर बी में हमने क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस ईच वेक्टर नॉट इन द बेसिस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व में हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट को जो है ना वो सॉल्व करते हैं जी। तो अब ये हमारे पास उसने 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनको हमने क्या किया कि जी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये देखें ना, ये 1 2 -2 है और 0 एंड 3, इनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये -1 -2 0 एंड 3। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, रॉ ऑपरेशन यूज किए इसके ऊपर। रॉ ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसको एचलन फॉर्म में ले आए। अब हमारे पास नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये जो इतनी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसकी जो डेरिवेशन है ना वो यही है कि इसमें नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट किस किस कॉलम में है। एक तो इस कॉलम में है और एक इस कॉलम में है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। मतलब कि आपके पास 2 वेक्टर है, एक V1 आया और एक V3 आया। यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो कि वेक्टर स्पेस एक कॉलम स्पेस बनाते हैं। इसी तरह ही अब उसने क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि आपने क्वेश्चन बी में वो शैल एक्सप्रेसिंग W2 एंड W4 आर लीनियर कॉम्बिनेशन। अब उसने ये कहा था कि जी जो वेक्टर स्पेस पे नहीं आ रहे उनके आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने हैं, वो कैसे बन रहे हैं। तो अब आप ज़रा गौर करें इसको कि ये जो 1 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, मतलब कॉलम 1 को V1 को या W1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला कॉलम बन जाता है ना। दिस इज द मल्टीपल ऑफ
W2 इज द मल्टीपल ऑफ W1, यहाँ पर ये लिखा हुआ है W2 इज मल्टीपल ऑफ W1। इसी तरह ही अगर आप W1 और W3 को आपस में एडअप करते हो तो आपके पास W4 बन जाता है, तो ये भी मल्टीपल हो गया। ये हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है। अब आगे एग्जांपल नंबर 13 है जो कि सेम एज इट इज एग्जांपल नंबर 12 है। थ्योरम है, लेट H बी ए सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन H कैन बी एक्सपेंडेड। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्पेस है और उसके वेक्टर स्पेस है और उसमें से आपने H सब स्पेस ली है, H सब स्पेस ली है और उसकी जो डायमेंशन होगी H सब स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको आप अपनी मर्जी से लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो अपनी मर्जी से आप एक्सपेंड भी कर सकते हो अगर आप उनकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो एंड पे वो ये कह रहा है H इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल एंड डायमेंशन ऑफ H लेस देन इक्वल टू V। V से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, V से ग्रेटर देन हुई तो वो वेक्टर स्पेस से ही बाहर निकल जाएगा। ये एग्जांपल नंबर थ्योरम नंबर 5 की उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये आप खुद देखिएगा। और आगे एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर 15 जो है ना उसमें भी यही काम उसने किया हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो नल स्पेस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस वेक्टर। आपने क्या किया कि आपने इस मैट्रिक्स को नल स्पेस के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखकर आपने इसके रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में तब्दील कर लिया और उसके बाद आपने इसकी इक्वेशंस बना ली। अब आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। जब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है तो आपके पास कुछ अननोन जो हैं वो आपके पास फ्री अननोन आ जाएंगे, जिसमें x2 x5 एंड x4 है। हेंस द डायमेंशन ऑफ नल A इज 3, आल्सो डायमेंशन कॉलम A इज 2। अब यहाँ पर जो कॉलम की डायमेंशन है वो 2 है आपके पास। नंबर और 2 क्यों है? क्योंकि आपने पिवट एलिमेंट वाले कॉलम लेने होते हैं। जितने पिवट एलिमेंट वाले कॉलम होंगे वो आपकी डायमेंशन होगी। ठीक हो गया। और ओवरऑल नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो वो 3 है आपके पास। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।